नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान की बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ईरान एक बार फिर से अपनी ताकत का जिक्र कर रहा है और वो ये बता रहा है कि हमारी ताकत केवल ईरान में नहीं है बल्कि कई सारे मुल्क हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और हमारी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। इसके खबर के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि इजराइल की फिक्र, चिंताएं, टेंशन कुछ भी कह लीजिए वो बढ़ गई है और इजराइल अब इन मोसाद जो है वो इसका पता लगाने में जुट गया होगा कि अब ये ईरान का खेल कौन सा है और आगे क्या खेल किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये बड़ा खुलासा और इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में एक चर्चा भी की थी नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में, जब परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था ईरान के, अमेरिका के तरफ से। बिल्कुल पुनीत, आपने सही बात कही। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ईरान के साथ जो अमेरिका की लड़ाई हुई थी या इजराइल के साथ जो भी एक जंग चली थी, मतलब अमेरिका तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, इजराइल सीधे सीधे था। तो तब भी ये बात सामने आई थी कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे इंटैक्ट रखेगा, क्योंकि ये भी खबरें थी कि भाई उसने यूरेनियम जो था अपना उसको शिफ्ट कर लिया। फिर सैटेलाइट से इमेज आई कि भाई जो उनका फार्दो जो परमाणु प्लांट था उसके आसपास करीब 40-50 गाड़ियाँ देखी गई। तो ये तमाम खबरें आई, लेकिन उस समय एक बात कही गई थी, हमने अपने पुराने वीडियो में भी उसका जिक्र किया था कि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को ईरान की बजाय कहीं बाहर शिफ्ट करने वाला है। तो लगभग वही बात ईरान के जो रक्षा मंत्री है अजीज़ नसीर ज़ादे, इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा है कि जो ईरान है उसने अपना जो हथियार बनाने की कैपेबिलिटी है, परमाणु हथियार, वो अब कई और देशों में शिफ्ट किए हैं या वहाँ पर बन रही है। हालांकि उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो वो एनालिसिस हम कर देंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान है वो किस तरफ इशारा करता है। तो ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान को मालूम है कि जब भी वो अपने कंट्री में फैसिलिटी बनाएगा न्यूक्लियर, उसका पता चल जाएगा। तो इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करे या वहाँ से यूरेनियम लेके आए और अपने देश में बम बनाए। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने जैसे ही कहा वीडियो में कि भाई ये इजराइल को खबर, मोसाद सबसे तेज़ तर्रार एजेंसी मानी जाती है, तो मोसाद तो एक्टिव हो ही गया होगा। और मुझे लगता है कि केवल ये ईरान के कहने भर से नहीं, मोसाद को ये पता होगा, इजराइल को ये पता होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन मुल्क ईरान के साथ खड़े होंगे या उनके लिए काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, मोसाद को पता चले ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये बढ़िया बयान है। अगर हम इस बयान की बात करें तो ये बयान अपने आप में एक ऐसा बयान है जो मतलब हैरान कर देने वाला है कि ईरान ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है। अब ईरान का क्या कहना है कि भाई हम कई और देशों में हथियार बनाएंगे। तो अब हम बता देते हैं कि वो देश कौन से हैं। देखिए, जो एक्सपर्टाइज चाहिए टेक्नोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं चाइना से मिल सकता है ईरान को, उसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर 2, ईरान का जो न्यूक्लियर ये प्रोग्राम है, जो उसकी प्रोसेसिंग है यूरेनियम की, और जो जो सेंट्रीफ्यूज, जो हाई हैवी रिएक्टर सेंट्रीफ्यूज है, वो नॉर्थ कोरिया में बनाए जा सकते हैं। यानी कि ईरान इस काम को नॉर्थ कोरिया को आउटसोर्स कर सकता है कि भाई मेरे यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की नज़र है, दुनिया की नज़र है, आईएई की नज़र है, आप बनाइए। जब डेवलप हो जाएगा, यानी कि जब ईरान इस कैपेसिटी में आ जाएगा कि वो परमाणु बम बनाने की उसके पास क्षमता आ जाएगी, तब हम इसका टेस्ट कर लेंगे और अपने देश को एज ए एटॉमिक पावर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये गेम प्लान हो सकता है ईरान। रशिया भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व। देखिए, रशिया की मुझे कुछ दिक्कतें ये लगती है रशिया की, क्योंकि रशिया अगर फुल फ्लेज मदद करेगा तो रशिया पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। इनडायरेक्ट मदद करेगा, इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट ही करेगा, लेकिन रशिया एक लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता। रशिया टेक्निकली देखेगा, जब उसे लगेगा कि अमेरिका ज़्यादा दबाव डाल रहा है रूस पर या रूस का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो तब कर सकता है। वैसे अगर सामान्य परिस्थितियों में बात करें तो शायद ना करे, पर नॉर्थ कोरिया इस काम को बेहद आसानी से कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में ये खबर भी आई कि नॉर्थ कोरिया ने, जैसे
रूस के पास S-400, उसका 500 वर्जन भी उन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन S-400 वर्जन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये हमने देखा भी है जब इंडिया के पास भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने भी उसको डेवलप कर लिया है। तो क्या ईरान और नॉर्थ कोरिया डिफेंस के मामले में साथ में एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, या ऐसी चीज़ें अब ईरान हासिल कर लेगा नॉर्थ कोरिया ने चूंकि इसको बना लिया है? तो नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए S-400 अगर नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर लिया जैसी खबरें हैं, तो नॉर्थ कोरिया उसको ईरान को भी दे सकता है, नॉर्थ कोरिया बाकी किसी और मुल्क को भी दे सकता है जो अमेरिका का विरोध करता हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस बार जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई, ईरान को थोड़ी सी जो दिक्कत आई वो ये आई कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था उतना पावरफुल। तो अगर S-400 टाइप का कुछ एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेता है ईरान, या फिर कहीं से मदद मिल जाती है, तो फिर मुश्किल होगा इजराइल के लिए। क्योंकि देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में आज भी उसका यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह रूस के कब्जे में नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि थर्ड बैटरी वहाँ पे काम कर रही है, उसकी वजह यह है कि पेट्रोल सिस्टम वहाँ पे लगा है। तो ये जो यूरोप की और अमेरिका का जो सपोर्ट है एयर डिफेंस में यूक्रेन को, वो बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से रूस को काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि वो हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर लेता है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। ईरान के पास अगर ये कैपेसिटी आएगी एयर डिफेंस की, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द इजरायली एंड अमेरिकन कि वो फिर कुछ इस तरह की हिमाकत कर पाए जो अभी 2 महीने पहले हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और है, वो हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर दिया है, हमास को बहुत पीछे धकेल दिया है और हम गाज़ा सिटी को बस कब्जा करने को बिल्कुल मुहाने पर हैं, और हूतीज़ को भी हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बीते दिनों ये खबर आई कि हूतीज़ के पास कुछ ऐसे हथियार पहुंचाए जा रहे थे जो यमन की सरकार ने कुछ सीज़ किए, उसमें रासायनिक हथियारों का शक गहरा गया, या हिजबुल्लाह जो है उसको फिर से एक नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि ईरान और इराक के ज़रिए कॉरिडोर बनाने की तैयारी जो लेबनान तक जाएगा। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ईरान ने फिर से अपने प्रॉक्सीज़ को पावरफुल करना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस लड़ाई में आप ये देखिए जो जंग चली इसके कुछ तो सबक होंगे। तो पहला सबक तो ये है ईरान के लिए कि भाई आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। अगर आप पावरफुल नहीं बनेंगे तो फिर वो जिस तरह का अटैक हुआ वो आप देख सकते हैं, 5-6 दिन जो जंग चली। तीसरी बात ये है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान के, वो इस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनको वापस खड़ा करना है अगर, तो ईरान उसमें मदद करेगा, मतलब उनकी मदद करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान की कोई पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है कि भाई वो हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेगा, हूतीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस हद तक कर पाता नहीं, लेकिन है। वो पहले तो ये था कि सीरिया में असद जब थे तो सीरिया के मार्फत, तो सीरिया के रास्ते वो उनका गलियारा था तो वहाँ पहुँचा देते थे लेबनान में, लेकिन अब सीरिया में तो जुलानी आ गए। तो ये एक प्लान चल रहा है कि ईरान, इराक और इराक से फिर वो लेबनान। इराक एक तरह से शिया पॉपुलेशन काफ़ी है इराक में, और दे आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और कुछ वहाँ पर मेहदी आर्मी है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, फ्रैक्शंस हैं जो ईरान के सपोर्ट में रहे हैं। तो जो शिया कम्युनिटी है ईरान में, वहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस है ईरान का, और ख़ास तौर पर जो इनके सुप्रीम लीडर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इराक में ईरान को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। वहाँ पर मिलेगा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब ये जो आप जो खबर बता रहे हैं कि इराक के जरिए, क्योंकि सीरिया में तो पूरा बदल चुका है रिजीम, तो सीरिया तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ईरान के लिए, बट इराक वाला जो ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि जरूर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे कि अपने प्रॉक्सीज़ को और पावरफुल कैसे, या उन तक सप्लाई कैसे, अपनी पहुंच कैसे बनाई जाए, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, इन्होंने कह दिया है कि हमारे कई सारे मुल्कों से ये सब चीज़ें चल रही हैं। एयर डिफेंस की हमने बात कर ली। मिडिल ईस्ट में एक नया बहुत बड़ा खेल होने वाला है, या कुछ दिनों में कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए, जो मेरा प्रिडिक्शन है मिडिल ईस्ट को लेके वो ये है कि ईरान के लिए अब डू और डाई की सिचुएशन है। ये या तो वो परमाणु हथियार हासिल करे, या फिर उसको कहीं ना कहीं फिर समझना पड़ेगा कि भाई मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। तो मुझे लगता है कि जो पहला ऑप्शन है ईरान के पास कि परमाणु हथियार बनाने का, तो ईरान उस दिशा में काम करेगा।
और जो नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस से जो भी उसको मदद चाहिए ये लेने की कोशिश करेगा। और अगले 2 से 3 सालों में ईरान फिर से इस बात को कोशिश करेगा कि वो परमाणु हथियार बना ले। उसका सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है और यही एजेंडा अभी ईरान में काम करेगा। इस बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कॉन्फ्लिक्ट अभी होने की संभावना नहीं है। अगर ईरान अपने मुल्क के अंदर एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो इजराइल अमेरिका उस पर फिर से अटैक कर देंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोली है कि हम कई और कंट्रीज़ में ये फैसिलिटीज़ बनाएंगे, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ईरान भी बात कर रहा है कि भाई अब अपना मुल्क से हटा के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में बनाएंगे तो फिर खतरा रहेगा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंसने का। दूसरे मुल्क में बनाएंगे तो बना बनाया सामान लाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे और ख़ुद को एक डिक्लेयर कर देंगे कि भाई वी हैव द ठीक है, एटॉमिक पावर। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो ईरान की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है, खुल्लम खुला जो कह दिया गया है, उससे दुनिया हैरान है, इजराइल परेशान है। आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनती है इस पर नज़र बनी रहेगी। फ़िलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। धन्यवाद।